हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले अगर आपने हमारी मैराथन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस पे सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हैं और मैराथन भी पड़ी हुई है। उसमें हम लोगों ने उस मैराथन क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो हम लोगों ने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग उन टॉपिकों को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि टॉपिक कहाँ से बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों का है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन? सबसे पहले हम लोग इसके शॉर्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? शॉर्ट के क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टैपिटम किसे कहते हैं? क्या टैपिटम किसे कहते हैं? तो टैपिटम जो होती है, टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। परागकोश आप जानते हैं, जैसे कि ये परागकोश की संरचना है। क्या है? परागकोश की संरचना है। इसमें कितने? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसमें परागकोश क्या परागकोश की जो होती है परागधानियाँ होती हैं। परागधानियों की जो सबसे आंतरिक परत होती है, क्या होती है? जो सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। परागकोश की सबसे आंतरिक परत को टैपिटम कहा जाता है। टैपिटम कहा जाता है। परागकोश की सबसे जो आंतरिक परत होती है उसको क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। टैपिटम का वर्क क्या होता है? जो उसमें पराग कण भरे होते हैं परागकोश में। देखो, परागकोश की धानी होती है, जैसे आपने देखा होगा गुड़हल का जो पुष्प होगा स्पष्ट उसमें जो गोल सी संरचना होती है उसको कहते हैं परागकोश। क्या? धागे नुमा जो उस पर गोल सी संरचना लगी होती है उसको कहते हैं परागकोश। और उसके अंदर क्या? पराग कण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। वो जो परागकण होते हैं उसमें जो विकासशील परागकणों को पोषण देते हैं। क्या? विकासशील जो परागकण होते हैं उनको पोषण देने का कार्य कौन करता है? टैपिटम करता है। कौन करता है? टैपिटम करता है। टैपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो सघन जीव द्रव, कैसा? सघन यानी कि होता है गाढ़ा जीव द्रव, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं तथा एक से अधिक केंद्रों से युक्त होती हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। उनके जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक होती हैं। ये हम लोगों का हो गया टैपिटम टॉपिक कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक है हम लोगों का बैगिंग। क्या है? बैगिंग, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं बुराव स्त्राव स्त्रावरण। क्या कहते हैं? बुराव स्त्रावरण कहते हैं। इसको समझेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो बैगिंग होती है, बैगिंग का मतलब ही थैले से आ रहा है। यहाँ पे किससे आ रहा है? बैगिंग का मतलब होता है थैला। क्या होता है? थैला होता है, थैली से आ रहा है। बैगिंग का मतलब यहाँ किससे आ रहा है? तो थैले से आ रहा है। बैगिंग में उस पुष्प का आवरण लगाया जाता है। जो बैगिंग होती है उसमें उस पुष्प का आवरण लगाया जाता है जिसमें नर अंग क्या होता है? निकाल दिया जाता है। नर अंगों को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। निकाल कैसे देते हैं? जैसे कि ये गुड़हल का पुष्प है, ये गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल का पुष्प की जब हम लोग ओवरी की टीयर्स काटते हैं, जब इसको हाफ, जैसे ये पूरा पुष्प हुआ इसको बीच से जब डिवाइड किया तो क्या इसकी जो ओवरी होगी वो भी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तब इसका क्या करेंगे? देखो, इसमें जो धागे नुमा संरचना होती है, जो धागे नुमा संरचना है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? नर अंग है, नर जनन अंग है। और जो ये बीच में आपको दिख रही है संरचना, इसको कहते हैं मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं इसको। ठीक, तो ये फीमेल का है। तो इसमें से क्या करना है? इस फ्लावर से मेल वाला पूरा अलग कर देना है। जब मेल का हम लोग अलग कर देंगे तो ये फूल हमको ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। तब यही ये जो फूल होता है उसका, जिसका मतलब पूरा का पूरा एंड्रोसियम जो होता है, पुमंग जो होता है, वो काट कर क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अलग कर देते हैं। उसके बाद इस पुष्प को क्या कर देते हैं? थैले से ढक देते हैं। क्या करते हैं? थैले से ढक दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। इसको बोराव स्त्रावण कहते हैं और इसको बैगिंग तकनीक यानी कि बैगिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन क्या होता है। क्या? द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, ये दोनों टॉपिक क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम एक ही टॉपिक के जरिए समझ लेंगे।
तो पराग नली में जनन कोशिका विभाजित होकर जो पराग नली होती है, जिसमें पराग कण आते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। तो पराग नली क्या होती है, दो नर युग्मक बनाती है। पराग नली क्या करती है, दो नर युग्मक बनाती है। और पराग नलिका जो होती है, जो पराग नलिका होती है, वो युग्मकों के भ्रूण कोष जो होते हैं उसमें क्या होती है, पहुंचती है। नर युग्मकों के भ्रूण कोष में क्या होती है, पहुंचती है। भ्रूण कोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका, जो दो नर युग्मक होते हैं, कितने नर युग्मक होते हैं, तो दो नर युग्मक होते हैं। जो एक नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से मिलकर के क्या युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। इसे कहते हैं निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। देखो दो नर युग्मक होते हैं, पहला जो होता है, दो नर युग्मक होते हैं, दोनों को क्या करती है, भ्रूण कोष तक पहुंचा देती है, पराग नलिका जो होती है। और भ्रूण कोष में एक नर युग्मक जो होता है वह अंड कोशिका जो होती है उससे मिल जाता है और जाइगोट यानी कि युग्मनज बना देता है। और इस प्रक्रिया को क्या, इस प्रक्रिया को निषेचन या संयुग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन या संयुग्मन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित, जो द्विगुणित होता है, जो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड जो होता है द्वितीयक केंद्रक जो होता है से मिलकर क्या करता है, जब नर युग्मक मिलेगा तो जो डिप्लॉयड यानी द्वितीयक जो केंद्रक है वो क्या करेगा, त्रिगुणित, क्या करेगा, त्रिगुणित जो 3n है, प्राथमिक भ्रूण पोष क्या करता है, केंद्रक का निर्माण कर देता है। इसका निर्माण करता है, प्राथमिक भ्रूण पोष के केंद्रक का निर्माण कौन सा करता है, जो नर युग्मक है, जो द्वितीय केंद्रक से मिलकर द्विगुणित जो होता है द्वितीय केंद्रक से मिलकर क्या करता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। इस क्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन। अगर त्रिसंलयन पूछा जाए तो इस ये डिफिनेशन आपको त्रिसंलयन में भी आपको, आपके लिए आप इस वहाँ पे आप द्विनिषेचन डालने की जगह पे क्या डाल देंगे, त्रिसंलयन डाल देंगे, त्रिसंलयन डाल देंगे। अगर द्विनिषेचन पूछा जाए तो उसमें आप यहाँ तक कर देंगे, क्या कर देंगे, निषेचन की डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। और वहाँ पे आप इतना ना लिख करके यहाँ दूसरा नर, यहाँ ये इतनी प्रक्रिया ना लिख करके इतना लिख करके उसके नीचे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका ये द्विनिषेचन हो जाएगा। इसमें टोटल कितनी, 3 टॉपिक आपको क्लियर कराए गए हैं। पहला है द्विनिषेचन, दूसरा है त्रिसंलयन और तीसरा है निषेचन या संयुग्मन। तो यह प्रक्रिया क्या त्रिसंलयन कहलाती है। आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को मिलाकर के कौन सी क्रिया होती है, द्विनिषेचन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, द्विनिषेचन की। आवृत बीजी में कैसी होती है, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिनके सीड्स के ऊपर क्या कवर्ड होते हैं, उनमें संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों प्रोसेस जब होती हैं उनको मिलाकर के कौन सी प्रोसेस बनती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया बनती है। ये क्लियर, आप ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनता क्या होती है। क्या है, असंग जनता क्या होती है। तो कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में क्या, जब कभी कभी पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है उसमें युग्मक संलयन जो होता है, जो जाइगोट का संलयन होता है, जब जाइगोट यानी कि युग्मक जुड़ते हैं या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी क्या होगा, उसमें नई जीवन की उत्पत्ति होगी। पर जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तब क्या होता है, तथा इनकी अनुपस्थित में क्या, अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में जब नए पौधे का निर्माण हो जाए, जब उसमें जनन हो ही ना, उसमें क्या मेल फीमेल मिले ही ना, और ऐसे ही क्या हो जाए, नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे, अनिषेक फलन। क्या देखेंगे, अनिषेक फलन, जिसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब पार्थिनोकार्पी समझते हैं क्या होती है। देखो जो पार्थिनोकार्पी होती है, इसमें अंडाशय से बिना निषेचन के फल का, जो अंडाशय तो होता है, एग तो होता है, पर उसका निषेचन नहीं होगा, वो जो है नर युग्मक के द्वारा या शुक्राणु के द्वारा, नर युग्मक जो पुमंग होते हैं, एंड्रोसियम के जो, एंड्रोसियम से जो परागकोश से जो परागकण निकलते हैं, उसके नर युग्मक से निषेचित ना होकर के, अंडाणु क्या निषेचित ना होकर के फल निर्माण, फल का क्या होता है, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती, अनिषेक फलन कहलाती। क्या कहलाती, अनिषेक फलन कहलाती। इस क्रिया से बनने वाले फल को अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन, पर इसके द्वारा जो फल बनेगा उसको कहते हैं अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। अगला टॉपिक ये,
आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में और कभी कभी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो इसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा इसके साथ में। तो डायग्राम जो है आप बुक से देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से इसका जो डायग्राम है उसको डिफाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है जो है। तो पराग कोश के स्फुटन के समय, जब पराग कोश है जिसको अभी हम लोगों ने टैपिटम समझा था, तो जब उसका पराग कोश का स्फुटन हो रहा होता है, जब पराग कोश फट रहे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे पराग कोश हैं तो जब ये फट रहे होते हैं, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा जो अरंडी का पेड़ होता है उसमें जब फटता है पराग कोश, और आपने जो मदार का पौधा देखा होगा जो सफ़ेद मदार होता है उसमें जब उसकी बड जो होती है वो जब फटती है, तो जब फट रहे होते हैं तो क्या होता है, समय मध्य क्या होता है, जो मध्य स्तर होती है वो टैपिटम स्तर को क्या कर देती, नष्ट कर देती। जो मध्य स्तर होती है वो क्या करती है, टैपिटम स्तर को नष्ट कर देती है। केवल बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा क्या होती है, रह जाती है, रह जाती है। स्फुटन के समय अंतः त्वचा को कोशिकाएं जो होती हैं, जब स्फुटन होता है, जैसे ये स्फुटन हुआ तो क्या होती है, जो अंतः कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ती हैं, क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य त्वचा पे क्या होगा, तनाव होगा। जब अंदर की ये स्किन सिकुड़ेगी तो बाहर की जो, जब ये अंदर का ये सिकुड़ेगा तो बाहर की जो ये लेयर होगी इस पर क्या होगा, तनाव होगा, क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। जब तनाव उत्पन्न होगा जिस कारण क्या होती है, पराग कोश स्टोमियम वाले स्थान से क्या होगी, स्टोमियम वाले स्थान से, देखो ये ऐसे भी फट सकती है बीच से, और ये वर्टिकल में भी फट सकती है। तो क्या करेंगी, जो स्टोमियम वाले स्थान से जो इसके फटने के, जैसे कि ये परतों से बनी होती है, क्या ऐसे परतों से बना होता है, तो ये ऐसे भी फट सकता है। अगर ऐसे बना है तो ऐसे फट सकता है, अगर जिसके लिए जैसे ऐसे बढ़ करके ऐसे बनी तो क्या करेगी, बीच से फटेगी। तो यह सीधे या फिर क्या करेंगे, वर्टिकल में क्या होती है, फट जाती है, क्या होती है, स्थानों से क्या होती है, ये फट जाती है। जब फट जाती है तो क्या होता है, तथा दोनों परागधानियों में स्थित जो परागकण होते हैं, जब फटेगी तो जब पराग कोश, जो परागधानी जब फटेगी तो उससे क्या होंगे, परागकण जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे। परागकण क्या होंगे, जो बाहर निकल आएंगे। इसे ही पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। अगर स्फुटन हो पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, फिलहाल पूछा नहीं जाएगा। अगर स्फुटन पूछा जाए फिर भी तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। एक एक टॉपिक में कितने टॉपिक छुपे हुए हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पराग कोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही, जब पराग कोश से, जब जो परागकण होते हैं वो जब स्वतंत्र होने से पूर्व ही क्या होता है, परागकणों का अंकुरण हो जाता है। क्या होता है, परागकण जो परागकण होते हैं उनका क्या होता है, अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक समसूत्री, पहली बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है द्वारा, तथा छोटा तथा एक बड़ा, एक छोटा केंद्रक बनेगा और एक बड़ा केंद्रक बनेगा, विभाजित हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा केंद्रक बनता है, एक बड़ा केंद्रक में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक, वर्धी है क्योंकि वो बड़ा है तो इसको वर्धी केंद्रक कहेंगे, तथा छोटे केंद्रक को क्या कहेंगे, जनन केंद्रक कहेंगे। जो छोटा न्यूक्लियस होता है, जो छोटा केंद्रक होता है उसको कहेंगे जनन केंद्रक कहते हैं। आप समझते हैं। परागकणों का आगे का विकास, जो परागकण होते हैं उसके आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर में होता है। जो जब परागकण इतना हो गया, जनन केंद्रक 2 केंद्रक में बन गए, उसके बाद ये परागकण किसी पुष्प पर जाएंगे और उसके जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल जनन पार्ट है उसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे। फिर स्त्री केसर में धीरे धीरे अंदर जा कर के क्या होगा, उसके ओवरी तक पहुँच कर क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे। तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है परागकण द्वारा परागकण स्त्री के वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जहां इनका क्या होता है, अंकुरण होता है, जर्मिनेट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परागकण के पश्चात परिवर्धन कहा जाता है। परागकण के पश्चात क्या कहते हैं, परिवर्धन की प्रोसेस इसको कहते हैं। तो इतना हो गया आपका नर युग्मोत्पाद का क्या विकास हो गया। इसमें परिवर्धन भी आपने समझ लिया, और इसमें आपने समसूत्री विभाजन भी देख लिया, और इसमें आपने टैपिटम और परागकण का जो स्फुटन होता है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, बहुगुणता क्या होती है। क्या समझते हैं, बहुगुणता क्या होती है। तो निषेचन के बिना, क्या, निषेचन के बिना एक से अधिक, निषेचन के बिना एक से अधिक, जब भ्रूण यानी कि बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है, बिना निषेचन के जब एक से अधिक किसी
फल में बीज बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुभुरता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए संतरा है और आपका नींबू है। अगला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं फल। फ्रूट क्या होता है? क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? तो फल जो बना होता है, फल भित्ति प्लस बीज के निर्माण को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अब फल समझ लेते हैं क्या होता है। परागण तथा निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड। देखो, फल जो होता है परागण तथा निषेचन क्रिया के पश्चात जो बनता है वो फल बनता है। बीज जो होता है, जो बीजांड में क्या, फिर बीज में बदल जाता है और पुष्प अंडाशय आकृति वृद्धि करके क्या करता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। जो फल होता है, परागण तथा निषेचन की क्रिया जब होगी तभी बीज बनेगा। जब बीज बनता है तो वह पुष्प के अंडाशय में जो उसका आकार होता है, वो उसकी जब वृद्धि होती है तो जो पुष्प का अंडाशय होता है वो क्या, फल में परिवर्तित हो जाता है। अब फल भित्ति यानी कि फ्रूट वाल और पेरिकार्प को समझेंगे। तो यह अंडाशय की भित्ति से बनी होती है। इसके अंडाशय की जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जो वॉल होती है, उससे बनी होती है। फल भित्ति पतली या मोटी भी हो सकती है, वो तो फ्रूट के अकॉर्डिंग होता है। अगर फल भित्ति कैसी, मोटी भी हो सकती है और स्किन उसके ऊपर की पतली भी हो सकती है। मोटी होने से प्रायः, जब अगर मोटी होगी तो इसमें कितनी परतें पाई जाएंगी? तो पहले है बाह्य फल भित्ति, दूसरी है मध्य फल भित्ति, तीसरी है अंतः फल भित्ति। 3 परतें पाई जाएंगी। जब अगर मोटी लेयर होगी, जैसे कि आपकी नारियल वगैरह में आपने देखी होगी, जो भ्रूण की लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है। अब हम लोग ने फल समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं बीज क्या होता है। बीज क्या होता है? तो बीज जो होता है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। किससे होता है? फल का निर्माण अंडा से होता है, वो अंडाशय से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। अब हम लोग फल के प्रकार समझेंगे। क्या समझेंगे? फल के प्रकार। तो फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल जिसको कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, और असत्य फल जिसको कहते हैं फॉल्स फल। तो इसमें अगर सत्य फल और असत्य फल के में अंतर पूछा जाए तो आप अंतर भी लिख सकते हैं। अब सत्य फल सबसे पहले समझ लेते हैं। सत्य फल क्या होता है? ट्रू फ्रूट। जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है तो इसको कहते हैं सत्य फल। अंडाशय से जब फल का विकास हो तो वह सत्य फल कहलाएगा। ठीक। और अब हम लोग समझेंगे असत्य फल, जिसको मिथ्या फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं। क्या? कूट फल भी कहते हैं। जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, जो था कूट कूट फल किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप चाहे जा करके देख लें उसमें। तो असत्य फल, मिथ्या फल, कूट फल। ठीक। 3 प्रकार के फल। इनको एक नाम, एक ही असत्य फल भी पूछ सकते हैं आपको, मिथ्या फल भी और कूट फल भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। देखो, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त, क्या, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन जिसको कहते हैं, जिस पर पुष्प बैठा हुआ आता है, पुष्प महाराज जिस पे विराजमान होते हैं, उसके कैलिक्स आदि का क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। पुष्पासन से भी हो सकता है, उसके कैलिक्स से भी हो सकता है। उससे क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो होगा वो अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होगा, अतिरिक्त पार्ट से होगा। जैसे पुष्पासन हो गया, कली हो गई, पेटल्स हो गई। तो जब इन चीज़ों से क्या होता है? फल का निर्माण होता है, तो उसको असत्य फल, मिथ्या फल, कूट फल कहा जाता है। इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जो टॉपिक हैं उनको समझेंगे। अब लॉन्ग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? परागण। क्या है? परागण। तो परागण के प्रकार पूछ करके इसमें लॉन्ग का क्वेश्चन आपका बनता है, जो कि 5 नंबर का बनता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले परागण समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई? परागण होता कहाँ है? फूलों में होता है। तो फूलों को समझ लेते हैं। सबसे पहले फूल के पार्ट समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? परागण समझेंगे, क्योंकि फूल ही नहीं समझेंगे तो परागण ही नहीं समझ में आएगा। देखिए, ये जो फ्लावर है उसका ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये हो गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो समझते हैं पहले। फीमेल में जो होते हैं, तो देखो होता क्या क्या है। ये पुष्पासन होता है जिसपे पुष्प बैठा होता है। ये क्या होते हैं? अंड होते हैं, एग होते हैं। जिसमें जो अंड होते हैं वो कवर होते हैं, उसको कहते हैं अंडाशय। ये जो आपको फीता नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वर्तिका। इसके ऊपर जो ये गोल सी संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इतना मिला करके क्या बनता है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, परागकण। क्या हो गए? परागकण हो गए।
परागकोश हो गए, पुंकेसर हो गया। देखो ये पुंकेसर पहले होगा, पुंकेसर के बाद जो थैलीनुमा संरचना है इसको कहेंगे परागकोश। परागकोश के अंदर जो छोटे 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 दानेनुमा संरचना होती है इसको कहते हैं परागकण। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो परागकण, जो परागकण का परागकोश के बाहर निकल कर वर्तिका तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागकण जो होते हैं वो परागकोश के बाहर जब निकल कर के वर्तिकाग्र फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जब जाकर के पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं परागण, कहते हैं कि परागण हो गया। हाँ, अब परागण कितने प्रकार का होता है ये समझते हैं। तो परागण सबसे पहले होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। स्वपरागण कैसे होता है? पहला परागण हम लोग समझेंगे स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन, समान पुष्प जब आपस में परागण करते हैं, जो समान पुष्प होते हैं एक ही पौधे के पुष्प क्या करते हैं आपस में परागण जब करते हैं उसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। जैसे ये फूल है और इसका देखो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक ही फूल जब क्या करेगा इसी में इसके जो परागकण होते हैं इसमें आकर के गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा इसका परागण हो जाएगा। तो इसको कहेंगे स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं, स्वपरागण की प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड है, सेकेंड क्या है? जीरेनोगैमी। क्या है? जीरेनोगैमी है। तो समान पौधा हो परंतु पुष्प क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऐसे परागण को क्या कहेंगे? जीरेनोगैमी परागण कहते हैं। पौधा तो समान होगा पर पुष्प क्या होते हैं? अलग होंगे। जैसे पौधा समान है पर इसके पुष्प क्या है? अलग अलग है। इनमें जब परागण होता है तो इसको जीरेनोगैमी परागण कहते हैं। यह स्वपरागण के जैसा ही होता है। अगला टॉपिक है ज़ैनोगैमी, जिसको कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। तो दो अलग अलग प्रकार के पौधों के बीच जब किसमें भी अलग अलग हों उसके बाद दोनों के बीच में क्या हो? परागण हो तो इसको कहलाते हैं परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। जब यहाँ पे पौधे अलग अलग हों उनके बीच क्या होता है? परागण की प्रक्रिया होती है तो इसको कहते हैं परपरागण कहा जाता है। तो ये लॉन्ग आंसर हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं भ्रूणपोष क्या क्या होते हैं। भ्रूणपोष समझते हैं त्रिसंलयन से बनी प्राथमिक भ्रूणपोष प्राइमरी जो एंडोस्पर्म होती है उसमें बार बार विभाजन होने से क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। 3N जो होती है, जो भ्रूणपोष जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी होती है उसका बार बार जब विभाजन होता है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं पोषक पदार्थ से क्या होती हैं? युक्त होती हैं, जो विकासशील भ्रूण को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। जैसे N है प्लस 2N से जब क्या होगा यहाँ पे इसका जब यहाँ पे इसका जब क्या होगा? विभाजन होगा तो यहाँ पर बनेंगी 3N। क्या बनेगी? 3N यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। अब क्या होगा? जो ये प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल है जो 3N है भ्रूणपोष केंद्रक है उसका जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें क्या होगी? भ्रूणपोष 3N के केंद्रक बनेंगे, भ्रूणपोष बनेंगे। अब हम लोग समझेंगे भ्रूणपोष के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को समझेंगे। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होते हैं, देखो पहला होता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। क्या होता है? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा होता है हेलोबियम भ्रूणपोष। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष क्या होता है। मुक्त केंद्र की जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? तो देखिए इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है कि केंद्रक में अनेक बार क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन तो अनेक बार होगा लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। जो कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेल वॉल होती है उसका निर्माण नहीं होता है, जिससे बहुकेंद्रीय संरचना क्या होती है? बन जाती है। बहुकेंद्रीय संरचना बन जाती है, बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पहले कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, पहला विभाजन होता है पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। उसके बाद क्या होती है? बहुकेंद्र की संरचना बन जाती है। बहुकेंद्र की संरचना बनने के बाद कोशिका भित्ति का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। इसको कहेंगे मुक्त केंद्र, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्री होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या उदाहरण के नारियल का तरल लो, जो होता है समसूत्री विभाजन हुआ तो मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष बने। देखो ये इसमें क्या हो गई? रिक्तिका हो गई। रिक्तिका जो होती है होल टाइप में होती है। फिर जब उसके बाद जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, सेल वॉल का निर्माण होगा तो यहाँ पे कोशिकीय भ्रूणपोष जो होंगे तो इनके ऊपर क्या होता है? सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, इनके ऊपर कवरिंग का निर्माण हो जाता है। पहले कवरिंग का निर्माण नहीं होता है, इसमें वैक्यूल्स इसकी वजह से क्या होती है? पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? कोशिकीय भ्रूणपोष जो कि होता है सेकेंड जो होता है भ्रूणपोष का प्रकार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। तो इसको समझते हैं ये क्या होती है। तो इसमें जो
इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक जो भ्रूणपोष होती है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है में केंद्रक का विभाजन के साथ साथ देखो विभाजन भी होगा, साथ में सेल वॉल का इसमें निर्माण हो रहा होगा, जैसे कि पिटूनिया। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, पिटूनिया हो गया। और इसका हम लोग देखेंगे समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले क्या होगी, प्राथमिक भ्रूणपोष होगी, प्राथमिक सेल वॉल होगी, प्राथमिक प्राथमिक भ्रूणपोष होगी। फिर क्या हो गया, देखो ये दो दो भागों में क्या हो गया, ये बट गया। दो भागों में जब बट जाता है तो इसमें देखो कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है, साथ में सेल वॉल भी बन रही है और एम्ब्रियो भी भ्रूणपोष भी बन रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हेलोबियम। सेकंड में क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण साथ में होता है, केंद्रक भी साथ में बनते हैं। अब तीसरा हम लोग समझेंगे हेलोबियम भ्रूणपोष। क्या समझेंगे, हेलोबियम भ्रूणपोष समझेंगे। हेलोबियम भ्रूणपोष क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रकीय तथा कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, हेलोबियम होता है। उदाहरण के एरिमुरस, क्या है, एरिमुरस है। जब प्राथमिक भ्रूणपोष है, ये देखो प्राथमिक भ्रूणपोष है, इसका जब समसूत्री विभाजन हो गया तो ये दो भागों में बट गए। फिर देखो यहाँ तक तो यहाँ पे पहला वाला हो रहा है, क्या हो रहा है, पहला वाला हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, इसका सेकेंड वाला, यहाँ पे भ्रूणपोष का विभाजन हो रहा था। दोनों का क्या होता है, ये मिक्स होता है, इसको कहते हैं हेलोबियम भ्रूणपोष कहा जाता है। अब हम लोग समझ लगते हैं एक टॉपिक, लघु बीजाणुधानी क्या होता है। इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। क्या होता है, तो देखो पुंकेसर जो स्टेमन के परागकोश जो एंथर में होते हैं, लघु बीजाणु जो माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो ये आपका हो गया एंथर, ये आपका एंथर हो गया, जिसको हम लोगों ने अभी समझा था परागकोश के। ये इसका फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गई, इसकी कनेक्टिव लिंक हो गई। अब देखो इसमें देखो चार बीजाणुधानियाँ होती हैं, ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। और इसकी आंतरिक परत क्या होती है, वो टैपेटम की बनी होती है। अब क्या होगा, परागकोश एंथर के अनुप्रस्थ काट में दो पालियां लोब्स दिखाई देती हैं। देखो दो पालियां दिखाई देती हैं, इसकी लोब्स कितने दिखाई देती हैं, दो। पहले देखो जब इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो पहली परत होगी, जो लेयर होगी उसको इपोडर्मिस कहेंगे। ये क्या है, आपका टैप्टम है। ये इसमें पोलन ग्रेन भरे हुए हैं जिनको मदर सेल भी कहते हैं। और आपको ये मिडल लेयर है, क्या है, ये मिडल लेयर है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें टैपेटम भी आएगा आपका। प्रत्येक परागकोश जो पाली होती है, प्रत्येक परागकोश पाली जो लोब में प्रायः दो प्रकोष्ठ होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, जिन्हें कहते हैं लघु बीजाणुधानी, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो प्रत्येक परागकोश होते हैं एंथर में क्या होते हैं, चार लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। ये पालियाँ परस्पर एक महीन योजी जो कनेक्टिव लिंक होती है उसको कहेंगे महीन योजी से क्या होती है, जुड़ी होती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो होती है उसमें कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं मदर सेल, क्या होती है, जो माइक्रोस्पोर जिसको कहते हैं मदर सेल भी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो स्पोर होती है मदर सेल के चारों ओर पोषक कोशिकाओं का एक स्तर बना लेती है, एक लेयर बना लेती है, जिसको क्या कहा जाता है, टैपेटम कहा जाता है। जो टैपेटम होती है परागकोण, जो विकासशील परागकोण होते हैं इनको पोषण देने का कार्य करती है। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सब बच्चों का इससे भला हो सके। क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे आप बने रहें अच्छी सफलता के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।